हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नया वंश कवर करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। इससे पहले हमने बात की थी दोस्तों, जो सिसोदिया वंश है यानी कि मेवाड़ का सिसोदिया वंश है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने कवर किया है इसको, और इनके सभी शासकों के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन किया है। आज हम बात करेंगे दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस के चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सभी प्यारे मित्रों को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। आज का जो दिन है बहुत ही मंगलमय हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो टाइम पीरियड था 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये इसका टाइम पीरियड था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रतिहार वंश का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, प्रतिहार वंश का अर्थ होता है द्वारपाल। ठीक है, द्वारपाल क्या होता है, यानी कि महलों के दरवाजे पर जो रक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता था उसको हम द्वारपाल कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहते हैं, द्वारपाल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कैसे आपको पता है, जैसे माना ये हमारा ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। ठीक है, सॉरी वेस्ट है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे भारत का ये जो उत्तर और पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, उस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से हमारे भारत में अनेक युद्ध हुए हैं और उस युद्ध का सबसे पहले सामना गुर्जर प्रतिहार वंश ने नहीं किया था, इसीलिए भारत का द्वारपाल उनको कहा गया है, यानी कि उत्तर पश्चिम द्वारपाल की उनको संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो प्रतिहार वंश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, द्वारपाल उसको हम कहते हैं। ठीक है, हम आगे बात करें तो देखिएगा, एक विशेष बात कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारों ने स्वयं बताया कि हम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज से संबंधित हैं, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा भगवान राम के द्वारपाल रहे हैं। आपको पता है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो भी शासक हैं वो स्वयं को भगवान जो राम है इनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण, इसे लक्ष्मण के वंशज बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा श्री भगवान जो श्री रामचंद्र जी थे उनके द्वारपाल के रहे हैं, यानी उनके रक्षक रहे हैं, इसीलिए वो क्या बताते हैं, लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक अभिलेख है, ग्वालियर का अभिलेख है। इस ग्वालियर के अभिलेख में क्या बातें बताई गई है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये जो अभिलेख है प्रतिहार वंश के राजा यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे मिहिर भोज से संबंधित है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्वालियर जो अभिलेख है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस राजा से संबंधित है, मिहिर भोज से संबंधित है। इसमें देखिएगा क्या क्या बातें बताई गई है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, इस अभिलेख में मिहिर भोज को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो जो प्रतिहार वंश के जो सभी शासक हैं वो जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज बताते हैं, क्योंकि लक्ष्मण श्री रामचंद्र भगवान यानी जो श्री रामचंद्र जी हैं, राम जी हैं, उनके द्वारपाल के रूप में वो कार्य करते यानी उनकी रक्षा करते थे। तो ऐसे ही मिहिर भोज भी क्या थे, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज बताते हैं। इन्हें भारतीय मूल का आर्य और क्षत्रिय स्वीकार किया गया है, यानी इन्हें भारतीय मूल का क्या कहा गया है, आर्य कहा गया है, और कहने का मतलब है क्षत्रिय भी कहा गया है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंश को स्वदेशी बताया है, यानी कि ग्वालियर का जो अभिलेख है इसके अंदर जो गुर्जर प्रतिहार है उनको क्या बताया, स्वदेशी बताते हैं। ठीक है, इस ग्वालियर, लेकिन आपको पता है कई विद्वान गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या बताते हैं, स्वदेशी मानते हैं, बल्कि जो
कर्नल जेम्स टोड है एक, ठीक है, जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा। V.A. स्मिथ है, ठीक है, और विलियम कुर्क है जैसे विद्वान गुर्जर प्रत्यारों को विदेशी जाति की संतान मानते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक तो कर्नल जेम्स टोड है, एक V.A. स्मिथ है और एक विलियम कुर्क जैसे विद्वान गुर्जर प्रत्यार वंश को विदेशी मानते हैं। जैसे विद्वान गुर्जर प्रत्यारों को विदेशी जाति की संतान मानते हैं, उनके अनुसार गुर्जर जाति खजर, क्या खजर, देखिए मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको देखिएगा। यानी कि उनके अनुसार, किनके अनुसार, विदेशी विद्वानों के अनुसार गुर्जर जाति खजर जाति से बनी है, ठीक है। यह जाति 5वीं शताब्दी में हूण जाति के साथ भारत आई थी। जो भारत पर हूणों का आक्रमण हुआ था तो ये बैक्टीरिया से आई थी। हूण जाति के साथ आई थी भारत में, कौन, ये जो आपके गुर्जर प्रत्यार, ठीक है। बाद में खजर शब्द से ही गुर्जर शब्द बना है, यानी कि बाद में क्या होता है, खजर शब्द से ही गुर्जर बना है, किंतु भारतीय विद्वानों ने इस बात को खारिज किया है, ठीक है। तो ये आपको पता, ये लिखा है खारिज, ऐसे लिखिएगा, खारिज किया है, यानी इस बात का वो क्या करते हैं, खंडन करते हैं, ठीक है, कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी नहीं, ये भारतीय थे, यानी कि ये स्वदेशी थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिएगा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात हम देखें तो देखिएगा, चंद्रवरदाई, आपको पता है चंद्रवरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और उसमें अग्नि कुंड का सिद्धांत दिया था। तो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति किससे बताई है, अग्नि यज्ञ से बताई थी, ठीक है। तो मैंने सिसोदिया वंश जब पढ़ाया था उससे पहले जो एक बेसिक बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ कौन सा, पृथ्वीराज रासो, नाम इस ग्रंथ का याद रखिएगा। तो चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति अग्नि यज्ञ से हुई है। चंद्रवरदाई के अनुसार महर्षि वशिष्ठ, ध्यान दीजिएगा कौन सी ऋषि हैं, वशिष्ठ, जिसने सिरोही के माउंट आबू पर एक यज्ञ किया था जिसमें 4 योद्धा निकले थे, क्योंकि भारत में और राजस्थान में विदेशी आक्रमणकारी ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए उनका विनाश करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए 4 योद्धाओं ने जन्म लिया था। और 4 योद्धा कौन कौन थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। याद करने का तरीका, च पै और पै, ठीक है, च पै पै, च यानी चालुक्य, पै यानी चालुक्य, च यानी चौहान और पै यानी प्रतिहार और पै यानी परमार। तो ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इन 4 योद्धाओं का नाम याद रखिएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, ठीक है। देखिएगा, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी बाणभट्ट और ऐहोल अभिलेख से मिलती है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो बाणभट्ट ने जो हर्षचरित नामक किताब लिखी है उससे हमें जानकारी मिलती है। साथ ही ऐहोल अभिलेख है, इस ऐहोल अभिलेख से भी हमें ये जानकारी मिलती है, यानी कि ऐहोल का जो अभिलेख है ये कर्नाटक का है, और एक एरण अभिलेख है, ये एरण अभिलेख कहाँ का है, ये आपका मध्य प्रदेश का। इसमें बताया गया है कि जो भानुगुप्त है, भानुगुप्त का एक सेनापति गोपराज की पत्नी, यानी कि भानुगुप्त की मृत्यु होने के बाद गोपराज की पत्नी है वो क्या, सती हो गई थी। तो कहने का मतलब ऐहोल अभिलेख से में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है जो 510 का है, यानी 510 ईस्वी का है, ठीक है। तो देखते हैं आगे अगर बात करें दोस्तों, बाणभट्ट का समय है, यानी कि जो बाणभट्ट का जो समय है 7वीं शताब्दी से है, ठीक है। ये राजा हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। ध्यान दीजिएगा, जो राजा हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश के शासक हैं, राजा हर्षवर्धन, इसके शासन काल में ये बाणभट्ट आए थे। राजा हर्षवर्धन ने भारत पर 606 से लेकर 647 तक शासन किया था। कौन, राजा हर्षवर्धन। देखिएगा, हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम इस चीज को बताने वाले हैं, क्योंकि अगला टॉपिक यही रहेगा अपना गुप्त प्रशासन के बाद में, ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गुर्जर प्रत्यार वंश का उल्लेख किया है, यानी मैंने अभी बताया था, यानी कि जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, हर्षचरित लिखा, और इस हर्षचरित में गुर्जर प्रत्यार वंश के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और गुर्जर शब्द
का पहली बार उल्लेख ऐहोल अभिलेख से मिलता है, और गुर्जर शब्द का जो अभिलेख है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ऐहोल अभिलेख कहाँ का है? कर्नाटक। अब इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में देखें तो ऐहोल अभिलेख है, इसमें किस बात की चर्चा की गई है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यह अभिलेख बादामी यानी कि जो बादामी यानी कि दक्षिण भारत में है, बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान रवि कीर्ति जैन, देखिएगा रवि कीर्ति जैन, इसको ये रवि कीर्ति ऐसा है, रवि कीर्ति, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, रवि कीर्ति जैन है। इस रवि कीर्ति जैन ने ये लिखा था, और इसमें क्या बताया गया वो हम आगे बात करेंगे। ये ऐहोल वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। तो याद रखिएगा, बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान रवि कीर्ति जैन ने ये ऐहोल अभिलेख लिखा था, ठीक है। अगर इसमें देखें तो देखिएगा इसमें क्या बात बताई गई है इस ऐहोल अभिलेख में, और इस ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि जो वर्धन वंश के शासक राजा हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच में 630 से लेकर 634 ईस्वी के मध्य नर्मदा नदी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में कौन हार जाता है? हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। तो इस ऐहोल अभिलेख में ये बातें बताई गई है। इसी अभिलेख में बताया गया कि गुर्जर प्रतिहार वंश एक महत्वपूर्ण स्थिति में था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐहोल अभिलेख कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति जैन के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें यह बताया गया है कि जो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन यानी कि राजा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था, और किस युद्ध में? नर्मदा नदी के युद्ध में हुआ था, और ये युद्ध कब हुआ था? 630 ईस्वी से लेकर 634 ईस्वी के मध्य, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बात आती है आगे। गुर्जर शब्द का पहली बार उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिला है। मारवाड़ के लेखक मोहन नैणसी ने अपना ग्रंथ नैणसी ख्यात में बताया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की कम से कम कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखाएं थी भारत में? 26। और ये बात आप कहाँ से इस बात का पता चलता है कि मोहन नैणसी का एक ग्रंथ है जो मारवाड़ के लेखक है नैणसी ख्यात में ये बात बताई गई है कि भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं थी, जिन्होंने पूरे भारत पर अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। अगर भारत पर अधिकांश हिस्सों पर गुर्जर प्रतिहारों का ही क्या था? शासन था। ये बात नैणसी ख्यात में बताई गई है, ठीक है। देखिए आगे, राजा हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री हेनसांग भारत आए, जिसने 629 से लेकर 643 तक भारत में रहा और बौद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। तो मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत में एक चीनी आया था फाइयान, और वह भारत में आकर बौद्ध धर्म से संबंधित अपना अध्ययन किया। भारत में भारत की कल्चर यानी भारत की संस्कृति का अध्ययन किया, और इस अध्ययन को संकलित किसमें किया था? यानी कि एक क्योकी नामक किताब में उसने ये संकलन किया था। ऐसे ही हर्षवर्धन यानी कि राजा हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया और 629 से 643 ईस्वी तक ये भारत में रहा और बौद्ध धर्म के संबंधित उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपनी यात्रा का जो वृत्तांत है उस यात्रा को किसमें संकलित किया? सी यू की नामक किताब के अंदर उसने संकलित किया। ठीक है, इसके लिए देखिए आगे बात अगर करें, बाद में हेनसांग अपने ग्रंथ सीयूकी में गुर्जर प्रतिहार राज्य के लिए कहा कि उस समय कुचेलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, कुचेलो नामक एक देश था। बाद में कई विद्वानों ने कुचेलो की पहचान गुर्जर प्रतिहार राजवंश से की है। हेनसांग ने कुचेलो देश की जो राजधानी है पीली मोली, याद रखिएगा ये कौन सी? पीली मोली, जिसको किस नाम दिया गया है? भीनमाल, जो कहाँ पे? जालोर में। यानी कि कुचेलो देश था, गुर्जर प्रतिहारों का कुचेलो देश पर राज्य था और कुचेलो देश की राजधानी पीली मोली है और वो कहाँ है? भीनमाल, जालोर में।
तो याद रखिए पीली मोली का संबंध किससे बताया, भीनमाल जालोर से बताया, जो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, आगे अगर देखें तो इसके बारे में और क्या बातें बताते हैं, तो देखिएगा पीलो मोली की पहचान उस समय भीनमाल जालोर से की जाती है, यानी कि पीलो मोली की पहचान किससे की जाती है, जालोर से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई इस गुर्जर प्रतिहार वंश के कुछ मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शासक है उनके बारे में। तो प्लीज़ आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पहला शासक है हरिश्चंद्र। देखिएगा इसको हरिश्चंद्र भी बोला जाता है, हरिश्चंद्र भी कह सकते हैं इसको। इसके बारे में अगर देखें दोस्तों तो इसने की क्या क्या इसके शासन में योगदान रहा उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा राजा हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक या उसको आदि पुरुष भी माना जाता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड था 6ठी शताब्दी माना जाता है। और ये अपने साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ करते हैं, यानी कि मुंडर कहाँ, जोधपुर में। कहने का मतलब है गुर्जर प्रतिहार वंश की जो पहली राजधानी थी वो मंडोर थी, कहाँ, जोधपुर में। ठीक है, और इसके किस शासक ने ये राजधानी बनाया, यानी हरिश्चंद्र नामक शासक ने इसको अपनी राजधानी बनाया और उसका टाइम पीरियड 6ठी शताब्दी, और उसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार हरिश्चंद्र ने 2 विवाह किए, एक पत्नी ब्राह्मण थी और दूसरी पत्नी क्या थी, क्षत्रिय थी। देखिएगा इस हरिश्चंद्र नामक ने 2 विवाह किए, एक तो ब्राह्मण पत्नी थी और एक क्षत्रिय पत्नी थी। ठीक है, तो ये इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, देखिएगा जो क्षत्रिय पत्नी थी उसकी 4 संतानें थी। ठीक है, 4 संतानें थी जिन्होंने आगे चलकर मंडोर पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि जोधपुर पर अधिकार कर लिया क्षत्रिय रानी की संतानों ने, जिसकी 4 संतानें थी। और ब्राह्मण जो पत्नी थी उसकी संतानों ने मंडोर से इसको निष्कासित कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि जो क्षत्रिय जो पत्नी के जितने भी पुत्र थे उन्होंने ब्राह्मण पत्नी की जितनी भी संतानें थी उनको मंडोर से क्या निष्कासित कर दिया, यानी कि इन मंडोर से उसको निकाल दिया गया। ये संतानें उज्जैन चली गई, यानी कि मालवा के पठार के क्षेत्र में शामिल हो गई और मालवा के पठार के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेती है। कौन सी, यानी कि ब्राह्मण पत्नी की जितने भी संतानें। और जो क्षत्रिय पत्नी की जो संतान 4 थी वो मंडोर को अपना राज्य स्थापित कर लेती है और अपना अधिकार उस पर कर लेती है और अपनी राजधानी बना लेती है। ठीक है, और जो दूसरी पत्नी ब्राह्मण पत्नी थी वो मालवा या हम यूं कह सकते उज्जैन के आसपास वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र को संस्थापक ना कहकर उसे मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा गया है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स हमने बात कर लिए हरिश्चंद्र के बारे में, और इसको आप वीडियो को आप रिवाइंड करके या दोबारा से इसको पीछे करके इसको आप दोबारा से सुन सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिएगा दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे, यानी कि जो दूसरा शासक बनता है नागभट्ट प्रथम। देखिएगा नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय, इनको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नागभट्ट जो प्रथम उसका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, यानी कि 730 से लेकर 756 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। ये देखिएगा इसके बारे में देखें तो नागभट्ट प्रथम राजा हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी की संतान थी, यानी मैंने आपको बताया था जो बंडोर से निकाली गई थी ब्राह्मण पत्नी की जितने भी संतानें, जिसमें जो उसका पुत्र था यानी कि नागभट्ट प्रथम। ठीक है, जिसने मालवा का पठार और उज्जैन को अपने साम्राज्य के रूप में विकसित किया और जिसने मालवा का पठार पर अपना राज्य स्थापित किया था। ठीक है, उज्जैन पर। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी भीनमाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीनमाल जालोर, ठीक है, जालोर यही हम कह सकते हैं राजस्थान। नागभट्ट के समय में भारत पर जो मुस्लिम अरब आक्रमण हुआ जिसमें विफल कर दिया, यानी कि नागभट्ट के समय में भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ या हम यूं कह सकते हैं अरब आक्रमण हुआ था जिसको उसने विफल कर दिया। इसके बारे में देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफ आइडिया ले लें कि देखिएगा जालोर अवंती, देखिएगा जालोर अवंती कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का ये संस्थापक माना जाता है कौन, नागभट्ट प्रथम। और भीनमाल के स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी अवंती उज्जैन के अंदर ये ले गया था। ठीक है, देखते हैं आगे। ओके, अब देखिएगा इसके बाद में अगला जो शासक होता है वत्सराज होता है, और इसके बारे में क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था 150 वर्ष में, यानी कि जो कन्नौज को लेकर उसने
मतलब त्रिपक्ष संघर्ष में पहला युद्ध इसके द्वारा किया जाता है और वहां के जो शासक है यानी कि जो पाल वंश का जो शासक है धर्मपाल को वो हरा देता है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा इसका जो टाइम पीरियड था 783 से लेकर 795 ईस्वी में वत्सराज ने पहली बार, यानी कि वत्सराज है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है ये, वत्सराज ने पहली बार गुर्जर प्रतिहारों का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ध्यान दीजिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश का ऐसा कौन सा शासक जिसने त्रिपक्ष संघर्ष में भाग लिया, जो 3 वंशों में ये संघर्ष चला था। देखिएगा अगर देखें ये वाला इधर यानी उत्तर और पूर्व में है पाल वंश, ठीक है, और अगर आप उत्तर और पश्चिम में है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो इन तीनों जो वंश है उनके यानी कि कन्नौज को लेकर युद्ध हुआ था, और कन्नौज उस समय बहुत ही स्टेब्लिश्ड या हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा और कन्नौज था बहुत ही पावरफुल और एक सीमाबद्ध राज्य था, उसको लेकर इन तीनों वंशों के मध्य संघर्ष होता है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है त्रिपक्ष संघर्ष में पहला जो युद्ध किया था गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के पाल वंश के शासक धर्मपाल को उसको हरा दिया था और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? वत्सराज ने। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिएगा वत्सराज ने अपने त्रिपक्षीय युद्ध में राजा धर्मपाल के सेनापति, देखिएगा राजा धर्मपाल को उसने हरा दिया था। ठीक है, तो धर्मपाल की सेना का नेतृत्व करने वाला धर्मपाल का सेनापति था चक्रा युद्ध। ठीक है, चक्रा युद्ध को वह हरा देता है। किसको हरा देता है? चक्रा युद्ध को हरा देता है और गद्दी से हटाया, और चक्रा युद्ध का भाई इंद्रायुध को वहां का शासक बना दिया जाता है। किसको? यानी कि चक्रायुध के भाई इंद्रायुध को वहां का शासक बना दिया जाता है। जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, जब राजा वत्सराज है वापस अपने स्वदेश लौटता है, तो पीछे से देखिएगा जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। ठीक है, जब वत्सराज इंद्रायुध को राजा बनाकर जब गुर्जर प्रतिहार यानी कि जो अपने स्वदेश लौट रहा होता है, तब रास्ते में ही राष्ट्रकूट वंश के शासक राजा कौन है? ध्रुव। ठीक है, आप याद रखिए ध्रुव। इस ध्रुव ने युद्ध किया और राजा ध्रुव ने वत्सराज को पराजित कर देता है। इस प्रकार इस त्रिपक्ष संघर्ष में पहली बार विजय राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की विजय होती है और कन्नौज पर राष्ट्रकूट वंश का राज्य स्थापित हो जाता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये राजा वत्सराज के समय में ही जैन धर्म में संबंधित 2 महान विद्वान हुए। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस राजा वत्सराज के समय में ही जैन धर्म से संबंधित 2 महान विद्वान रहे, और उनका नाम है एक तो उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी ने जो किताब लिखी थे कुवलय माला। ध्यान दीजिएगा उद्योतन सूरी ने कौन सी किताब लिखी? कुवलय माला, और एक जिनसेन सूरी जिसने हरिवंश पुराण नामक किताब लिखी थी। तो ये 2 जैन जो ऋषि थे, जैन विद्वान थे, वो किसके दरबार में थे? यानी कि वत्सराज के दरबार में थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे नागभट्ट द्वितीय की। देखिएगा नागभट्ट प्रथम की हमने बात कर ली है, नागभट्ट द्वितीय की बात अपन करेंगे। देखिएगा हमने बात की हरिश्चंद्र के बाद में शासक बनता है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट के बाद में हम वत्सराज की बातें हमने कर ली है। अब नागभट्ट द्वितीय की चर्चा अपन करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा नागभट्ट द्वितीय का जो टाइम पीरियड था 795 से लेकर 833 ईस्वी तक ये शासक बनता है। देखिएगा इसके बारे में नागभट्ट द्वितीय के समय में फिर ये देखिएगा ये फिर है। ठीक है, फिर त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इस संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश के राजा देवपाल को पराजित किया, किंतु जैसे ही देवपाल पराजित हुआ तब राष्ट्रकूट के राजा गोविंद थर्ड ने कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और कन्नौज पर जब गोविंद थर्ड ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तो नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके किसने? गोविंद थर्ड ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके फिर से कन्नौज पर राष्ट्रकूट राज्य स्थापित कर देता है। कौन? गोविंद थर्ड, जो किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखें तो दोस्तों
आगे की चर्चा अगर करें तो इसमें देखिएगा जो नागभट्ट द्वितीय है, नागभट्ट द्वितीय गोविंद थर्ड को पराजित होने के बाद अपनी हार नहीं मानी और जैसे ही गोविंद थर्ड अपने मूल राज्य में लौटा और फिर से नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है और नागभट्ट द्वितीय अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, कन्नौज ले जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद करना है क्या, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कैसे, पहली राजधानी मंडोर किसके द्वारा बनाई गई थी, हरिश्चंद्र राजा के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी राजधानी भीनमाल किसके द्वारा बनाई गई, नागभट्ट द्वितीय प्रथम के द्वारा। और तीसरी राजधानी गुर्जर प्रतिहार वंश की वो थी कन्नौज और किसके द्वारा, नागभट्ट द्वितीय को, नागभट्ट द्वितीय ने किसको हराया था, राष्ट्र शासक गोविंद थर्ड को हराकर गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई थी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा आगे हम चर्चा करते हैं अगले शासक मिहिर भोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। मिहिर भोज की हम चर्चा करें दोस्तों, देखिएगा मिहिर भोज का जो टाइम पीरियड था, इस मिहिर भोज का टाइम पीरियड देखिएगा 835 से लेकर 889 ईस्वी तक वो शासक बनता है। देखिएगा मिहिर भोज को इतिहास में महान संस्कृति या सांस्कृतिक और राजनीतिक राजा घोषित किया गया था, यानी कि सांस्कृतिक और राजनीतिक राजा घोषित किया गया मिहिर भोज को। राजा मिहिर भोज के शासन के समय मुस्लिम यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था, याद रखिएगा। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक के समय विदेशी मुसलमान यानी विदेशी यात्री सुलेमान आया था, वो था मिहिर भोज के समय। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, देखिएगा आगे देखें तो सुलेमान ने राजा मिहिर भोज को वरुआ क्या कहा, उसने वरुआ कहा। देखिएगा ये सॉरी देखिएगा ये इसको कहा वरुआ, ऐसे लिखिएगा वरुआ, यानी कि सुलेमान ने राजा मिहिर भोज को वरुआ कहा, अर्थात सुलेमान ने आदि वराह शब्द से ये कंफ्यूज था, आदि वराह से ये कंफ्यूज, इसलिए उसने क्या कहा, वरुआ कहा। ठीक है, लेकिन इसको आदि वराह की भी संज्ञा दी गई किसको, इस राजा मिहिर भोज को। ठीक है, सुलेमान ने राजा मिहिर भोज के बारे में कहा, क्या कहा कि राजा मिहिर भोज इस समय सारी दुनिया में इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजा मिहिर भोज इस समय सारी दुनिया में इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। ये कहना था किसका, सुलेमान का कहना था। किसके बारे में कहना था, राजा मिहिर भोज के बारे में कहना था। ठीक है, सुलेमान ने कहा कि राजा मिहिर भोज की घुड़सवार सेना सारी दुनिया में बड़ी ही महान थी, बड़ी ही फेमस थी, बड़ी ही पावरफुल थी। ये मिहिर भोज कहता है कि राजा सुलेमान है, इस सुलेमान की जो घुड़सवार जो सेना थी, यानी कि घोड़े वाली जो घोड़े पर चलने वाली जो सेना थी, बहुत ही पावरफुल सेना थी। ठीक है, राजा मिहिर भोज राजा विष्णु के उपासक थे, यानी कि ये विष्णु की उपासना करते थे। कहने का मतलब ये विष्णु की क्या थे, ये अवतार थे। ठीक है देखिएगा ये तो हमने बात कर ली है राजा मिहिर भोज की। इसके बारे में और देख लेते हैं कि राजा मिहिर की उपाधियों की हम चर्चा करें तो देखिए दोस्तों, इसको आदि वराह कहा गया और एक प्रभास पाटन भी कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, आदि वराह या वरुआ, यह हम प्रभास पाटन किसको कहा गया है, मिहिर भोज को कहा गया है। ठीक है, अब देखिए अगले जो शासक महेंद्रपाल की चर्चा करते हैं। देखिएगा महेंद्रपाल का जो टाइम पीरियड था 890 से लेकर 910 ईस्वी तक वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं। और इसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं दोस्तों, देखिएगा राजा महेंद्रपाल के दरबार में संस्कृत के बड़े विद्वान यानी कि राजशेखर रहते थे और राजशेखर ने अधिकांश समय महेंद्रपाल के दरबार में रहकर व्यतीत किया और जीवन का अंतिम समय महिपाल के समय में बिताया। देखिएगा जो अधिकांश समय था महेंद्रपाल के समय में ही बिताते हैं, लेकिन जो अंतिम जो समय था जीवन का वो महिपाल के समय में बिताते हैं। ठीक है, राजशेखर है किन किन के दरबार में रहा उन्होंने, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो महेंद्रपाल और एक है महेंद्रपाल और महिपाल के दरबार में रहकर अपना समय व्यतीत यानी कि अपना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों इसके बाद में देखें तो जो राजशेखर है, राजशेखर ने किताबें कुछ ग्रंथ लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ग्रंथों को आप याद रखिएगा। देखिएगा कौन कौन से ग्रंथ है। एक तो कर्पूर मंजरी है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। एक काव्य मीमांसा है, एक भुवन कोश है, एक बाल रामायण, एक बिंदु
बिंदुसार भंजिका है और एक हर विलास है। ये सारी की सारी जो किताबें राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कर्पूरमंजरी ग्रंथ राजशेखर ने अपनी पटरानी अवंती सुंदरी को संबोधित करते हुए लिखा है। और अवंती सुंदरी चौहान वंश की ये क्या थी, एक राजकुमारी थी। ठीक है, काव्य मीमांसा में राजशेखर ने यह बताया कि अच्छी कविता, अच्छा साहित्य कैसे लिखना चाहिए, ये बात इस काव्य मीमांसा में बताया जाता है। दोस्तों आगे अगर हम चर्चा करें तो देखिए और देखते हैं आगे। महेंद्रपाल के समय में राष्ट्रकूट के राजा इंद्र थर्ड का युद्ध होता है। महेंद्रपाल के समय में जो इंद्र थर्ड है उसके गुर्जर राष्ट्रकूट का शासक है, उसका कनौज पर युद्ध होता है। इस युद्ध में महेंद्रपाल ने इंद्र थर्ड को पराजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और महेंद्रपाल के समय में ही कश्मीर के शासक शंकर वर्मन ने राजधानी कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, किंतु इसके आक्रमण से राजधानी में अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें तो अगला जो शासक है वो था महिपाल था। और महिपाल की अगर चर्चा करें दोस्तों तो महिपाल के समय में जो एक अरबी यात्री था, याद रखिएगा, सुलेमान तो किसके समय में आया था, वो आया था मिहिरबोज के समय में। ठीक है, और जो अरबी यात्री अल मसूदी है ये किसके समय में आया था, ये महिपाल के समय में भारत की यात्रा की थी। और महिपाल का जो टाइम पीरियड था 912 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी तक ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक रहता है। और इसके समय में अरबी यात्री अल मसूदी भारत की यात्रा करते हैं। और अल मसूदी ने महिपाल के समय में गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर से संबोधित किया। देखिएगा, ये अल गुज्जर से संबोधित किया है, किसको, गुर्जर प्रतिहार वंश को। इसमें एक राजा था यानी महिपाल जिसे बोरा का, और जो इस अल गुज्जर का जो राजा था उसका नाम क्या बताया, बोरा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से सुनिएगा। महिपाल के समय में एक अरबी यात्री था अल मसूदी भारत की यात्रा करता है। और अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहा, अल गुज्जर कहा, यानी गुर्जर प्रतिहार का नाम क्या बताया, अल गुज्जर। और इस अल गुज्जर का राजा किसको बताया गया, महिपाल को, जिसका नाम क्या बताया उसने, बोरा कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखनी, तो इतना ही आपको इसके बारे में याद करना है। ठीक है, देखिएगा आगे हम राज्यपाल की चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल, ये बहुत ही कमजोर शासक था, निर्बल शासक था। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखिएगा, राज्यपाल के समय में तुर्की आक्रमणकारी, ध्यान दीजिएगा, अल मसूदी किसके समय में आया था, अल मसूदी आया था महिपाल के समय में। सुलेमान किसके समय आया था, मिहिरबोज के समय में। और एक अरब आक्रमण यानी तुर्की आक्रमणकारी कौन था, महमूद गजनवी, जिसने 1018 में भारत पर आक्रमण किया। और उस समय भारत जो इसका राज्य था, राजस्थान में राज्यपाल शासन करता था और ये कमजोर शासक था, इसको बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस आक्रमण के समय राज्यपाल राजधानी छोड़कर भाग गया। यह कार्य एक कायरतापूर्ण माना जाता है, यानी कि जब महमूद गजनवी का 1018 में भारत पर आक्रमण होता है तो इसके डर के मारे ये राज्यपाल है अपने शासन राज्य को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये एक कायरतापूर्ण कार्य था, क्योंकि राजा है, राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, ये खुद ही डर के भाग जाता है। इसीलिए एक चंदेल राजा होता था, एक चंदेल राजा है, उस चंदेल राजा का नाम है विद्याधर, ने राज्यपाल की हत्या कर दी। क्योंकि ये राज्य को छोड़कर भाग जाता तो पीछे से उसकी हत्या कर देता चंदेल राजा विद्याधर ने। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक विशेष बात कर लेते हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम जो शासक होता है वो यशपाल है। देखिए, पहला शासक मैंने आपको बताया था हरिश्चंद्र। ठीक है, और अंतिम शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का ये यशपाल। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, राज्यपाल के समय में उनके सामंत गहड़वालों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया। यानी कि राज्यपाल के समय में जो सामंत थे, कौन थे, गहड़वाल थे, और गहड़वालों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया। इस प्रकार चंद्रदेव गहड़वाल का उदय होता है। फिर गहड़वाल वंश की स्थापना हो जाती है, तो चंद्रदेव गहड़वाल का उदय होता है और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत 1080 में हो जाता है। और गढ़वालों की राजधानी क्या बन जाती है, कन्नौज उत्तर प्रदेश बन जाती है। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ओके,
तो हम फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक, और नया टॉपिक रहेगा चौहान वंश। ठीक है, तब तक के लिए आपको मेरे को इजाज़त दीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको जो धनतेरस की हार्दिक शुभकामना देते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।